दोस्तों, क्या होगा अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अचानक बंद हो जाए। अगर दुनिया का टोटल ऑयल सप्लाई का लगभग 20% एक रात में गायब हो जाए तो ग्लोबल इकोनॉमी का हाल क्या होगा। क्यों यूरोप चुपचाप भारत से रिफाइंड ऑयल खरीद रहा है। कैसे भारत दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी रिफाइनिंग हब्स में से एक बन गया। और सबसे बड़ा सवाल, क्या रूस, भारत और चीन के बीच एक नया एनर्जी ट्रायंगल उभर रहा है जो ग्लोबल ऑयल मार्केट का पावर बैलेंस ही बदल के रख देगा। वंदे मातरम दोस्तों, मैं हूं विकास पाल और मैवरिक जियोपॉलिटिक्स के आज के सेशन में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इन सारे सवालों का जवाब आपको एक एक करके वीडियो के अंत तक तो मिल ही जाएगा। तो प्लीज बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, आज हम एक ऐसे जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट पर बात करने वाले हैं जो शायद हेडलाइंस में इतना प्रोमिनेंटली आपको न दिखे। हाँ, लेकिन ग्लोबल एनर्जी सिस्टम को चुपके से ट्रांसफॉर्म जरूर कर रहा है। और इस ट्रांसफॉर्मेशन के सेंटर जो देश उभर कर आ रहा है वो है हमारा प्यारा भारत। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें शुरुआत करनी होगी दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी चोक पॉइंट्स में से एक, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दोस्तों, मैंने कई मेरे पिछले वीडियोस में भी दिखाया, मैं वो मैप वापस से नहीं डालूंगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक बहुत ही नैरो मैरीटाइम पैसेज है। चलिए मैं डाल ही देता हूँ। लेट मी डू इट। वन मोमेंट। दोस्तों, ये रहा मैप और ये रहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यहाँ से कतार से हम एलएनजी लेते हैं। 20% फ्यूल यहीं से निकल कर मार्केट में आता है। यहाँ है ईरान, ये बंदर अब्बास पोर्ट है। ये पाकिस्तान का ग्वादर है। जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, एंड दिस इज द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब ये इतना नैरो पैसेज है जो जैसे मैंने आपको बताया कि जो ईरान और ओमान के बीच में स्थित है। ये पर्शियन गल्फ को अरेबियन सी से कनेक्ट करता है। ज्योग्राफिकली अगर देखा जाए तो ये स्ट्रेट अपने सबसे नैरो पॉइंट पर सिर्फ लगभग लगभग 33 किलोमीटर वाइड है। सिर्फ 33 किलोमीटर दोस्तों। लेकिन इस छोटे से मैरीटाइम कॉरिडोर की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर इसका इम्पैक्ट पड़ता है। हर दिन लगभग 20 हर दिन लगभग 20 मिलियन बैरल ऑयल इसी स्ट्रेट के थ्रू मार्केट, ग्लोबल मार्केट तक पहुंचता है। अगर आप इसको पर्सपेक्टिव में समझना चाहें तो दुनिया की टोटल डिमांड लगभग 100 मिलियन बैरल पर डे है। उसमें से अब आप निकाल लो, अगर हिसाब लगा लो तो 20% तेल सिर्फ इसी नैरो पैसेज से मूव होता है। अब सोचिए, किसी वजह से अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज डिस्टर्ब हो जाए, ईरान ने अगर बोल दिया भाई मेरी आतमाजी सटक ली, मेरी तो खनक गई है, मैं इसे बंद कर दूंगा। अब चाहे वो मिलिट्री कन्फ्रंटेशन हो, चाहे शिपिंग रिस्क हो, चाहे इंश्योरेंस कंपनीज टैंकर्स को अलाउ ना करें, रिजल्ट क्या होगा। सबसे पहले तेल का मार्केट पैनिक करेगा। प्राइसेस विल शूट अप। ग्लोबल इन्फ्लेशन स्पाइक करेंगी। शिपिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। और यूरोप से लेकर एशिया तक इकोनॉमीज विल बी अंडर प्रेशर। इसीलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दुनिया का सबसे क्रिटिकल एनर्जी चोक पॉइंट माना जाता है। जैसा मैंने आपको कहा, वहीं से कतार से हम लोग एलएनजी भी लेते हैं। इंडिया इंपोर्ट्स 40% ऑफ एलएनजी थ्रू कतार एंड इट कम्स थ्रू दैट रूट। अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग जियोपॉलिटिकल फैक्टर आता है, ईरान। जैसा मैंने आपको कहा, ईरान कई सालों से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को एक स्ट्रेटेजिक लेवरेज के रूप में देखता आया है। पिछले 2 दशकों से ईरान ने अपनी मिलिट्री स्ट्रेटेजी को इस तरह डिजाइन किया है कि अगर कभी उस पर बड़ा मिलिट्री प्रेशर आए तो वो हॉर्मुज के ट्रैफिक को थ्रेटन कर सके, जो वो अभी कर रहा है। ईरान ने असिमेट्रिक नेवल वॉरफेयर पर हैवी इन्वेस्टमेंट किया है। व्हाट इज असिमेट्रिक नेवल वॉरफेयर? फास्ट अटैक बोट्स, एंटी शिप मिसाइल्स, नेवल माइंस एंड ड्रोन सिस्टम्स, और कोस्टल मिसाइल बैटरीज।
ये सब सिस्टम्स एक ही ऑब्जेक्टिव के लिए डिजाइन किए गए हैं। अगर कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होता है तो ईरान टैंकर ट्रैफिक को रिस्की बना सकता है। ये जरूरी नहीं है कि ईरान पूरी तरह से स्ट्रेट को ब्लॉक करे, सिर्फ रिस्क का परसेप्शन ही काफी है। अगर शिपिंग कंपनीज और इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स को लगे कि टैंकर अटैक हो सकते हैं तो वो शिप्स को वहां भेजना बंद कर देते हैं। और जैसे ही टैंकर मूवमेंट रुकता है, ग्लोबल ऑयल सप्लाई टाइट हो जाएगा। इसीलिए ईरान से जुड़ी कोई भी जियोपॉलिटिकल टेंशन ऑयल मार्केट को तुरंत इंपैक्ट करती है। लेकिन दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती यहां से, बल्कि जियोपॉलिटिक्स और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। कैसे, बता दो। ईरान अक्सर वेस्ट में एक आइसोलेटेड कंट्री के रूप में प्रोजेक्ट किया जाता है, लेकिन अगर आप देखें तो रियलिटी थोड़ी सी अलग है इसमें से। ईरान के स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं रशिया और चीन के साथ, जो कि और ज्यादा टाइम टाइम के साथ और ज्यादा मजबूत हुए हैं। चीन ईरान का सबसे बड़ा ऑयल बायर है। रशिया और ईरान मिलिट्री और एनर्जी डोमेन में कोऑपरेट करते रहते हैं। और इन तीनों कंट्रीज का एक शेयर्ड ऑब्जेक्टिव भी है कि वेस्टर्न डोमिनेंस को ग्लोबल एनर्जी फ्लोस पर ग्रेजुअली चैलेंज करना। अब हम आते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट पर, रशिया यूक्रेन वॉर के बाद ग्लोबल ऑयल ट्रेड का रिस्ट्रक्चरिंग। जब वेस्टर्न सैंक्शंस ने रशियन क्रूड ऑयल को टारगेट किया तो कई एनालिस्ट्स को लगा कि रशिया की ऑयल रेवेन्यूज कोलैप्स हो जाएंगे। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल अपोजिट। रशियन ऑयल मार्केट से गायब नहीं हुआ, उसने बस अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। यूरोप की जगह रशियन क्रूड एशिया की तरफ फ्लो होने लगे और सबसे बड़ा बायर बनकर उभरा या उभरे भारत और चीन। इंडिया ने खास तौर पर डिस्काउंटेड रशियन क्रूड को लार्ज वॉल्यूम्स में इंपोर्ट करना शुरू किया। 2022 से पहले रशिया का शेयर इंडिया के ऑयल इंपोर्ट्स में 2% से भी कम था। आज रशिया भारत का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर बन चुका है। लेकिन दोस्तों, असली जियोपॉलिटिकल ट्विस्ट यहीं पर है। कहानी सिर्फ रशियन ऑयल खरीदने की नहीं है, कहानी है उस ऑयल के साथ भारत करता क्या है। भारत के पास दुनिया का सबसे एडवांस्ड रिफाइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है। गुजरात में जामनगर रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स, ये दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनिंग हब माना जाता है। भैया बहुत बहुत धन्यवाद दीजिए लेट श्री धीरूभाई अंबानी जी को। उनके जीवन काल में ये शुरू हुआ था, रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स। एंड उन्होंने उस टाइम पर एक विजनरी स्टेटमेंट दिया था, आई थिंक इन लेट 70s, दैट दिस इज अ फ्यूचर, रिलायंस इज रादर बेटिंग ऑन फ्यूचर। एंड हियर यू आर, लुक एट द रिफाइनरी नाउ, व्हाट इट इज डिलीवरिंग फॉर इंडिया। इसके अलावा भी इंडिया में कई लार्ज स्केल रिफाइनरीज हैं जो हर दिन मिलियंस ऑफ बैरल्स ऑफ क्रूड प्रोसेस कर सकती हैं। जामनगर इज द बिगेस्ट वन। रिफाइनरीज क्रूड ऑयल को रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करती हैं, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, एविएशन एटीएफ हो गया, मरीन फ्यूल हो गया एंड पेट्रोकेम फीड स्टॉक। यहां एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल, मैं कहूंगा, न्यूएंस है। सैंक्शंस अक्सर क्रूड ऑयल पर टारगेट किए जाते हैं, लेकिन रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को ट्रैक करना और रिस्ट्रिक्ट करना, इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। बॉस, इसका मतलब क्या है? भारत डिस्काउंटेड रशियन क्रूड खरीदता है, उसको अपने रिफाइनरीज में प्रोसेस करता है और फिर रिफाइंड फ्यूल को ग्लोबल मार्केट्स में एक्सपोर्ट करता है। और इसमें यूरोप भी शामिल है। आपको अगर याद होगा, कुछ महीनों पहले अ, भारत ने भर भर के यूरोप में तेल एक्सपोर्ट किया, रिफाइंड ऑयल। क्यों? क्योंकि यूरोप में है ही नहीं रिफाइनिंग कैपेसिटी। यूरोप तो रिफाइन रशिया के से करके लेता था, और यूक्रेन ने रशिया को हिट किया था, रशिया की रिफाइनरीज को। सारा तेल भारत में आता था, भारत से रिफाइन होकर यूरोप जाता था। और इस तरह भारत शांति से चुपचाप ग्लोबल एनर्जी सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएरी बन गया।
बिचौली, सॉरी, अनपार्लियामेंट्री होगा शायद ये शब्द, बिचौली बन गया। एक तरह से भारत ईस्ट और वेस्ट के बीच का रिफाइनिंग ब्रिज बन गया दोस्तों। अब फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिनारियो पर वापस आते हैं। अगर गल्फ में टेंशन एस्केलेट होता है और हॉर्मुज के थ्रू ऑयल सप्लाई डिसरप्ट होता है, तो दुनिया एक मैसिव सप्लाई शॉक फेस करेगी। जैसे हमने पहले डिस्कस किया, लगभग 20 मिलियन बैरल पर डे ऑयल वहां से आता है, विच इज 20%। अगर उस सप्लाई का एक हिस्सा भी मार्केट से टेम्पररीली गायब हो गया, तो प्राइसेस शार्पली इंक्रीज होंगे, शार्पली। कई एनालिस्ट का मानना है कि एक्सट्रीम सिनेरियो में ऑयल 150 या $200 पर बैरल तक भी पहुंच सकता है। ऐसी सिचुएशन में दुनिया ऑल्टरनेटिव सप्लायर सोर्सेस की तरफ देखेगी, और यहां पर भारत की रिफाइनिंग कैपेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। भारत मल्टीपल रीजन से क्रूड इंपोर्ट करता है। रशिया इज वन, यूएस हो गया, लैटिन अमेरिका हो गया, अफ्रीका में नाइजीरिया हो गया, एंगोला हो गया, मिडल ईस्ट तो है ही। इस डाइवर्सिफिकेशन का फायदा यह है कि अगर किसी एक रीजन में आग लग जाए, तो भारत अपने क्रूड सोर्सिंग को एडजस्ट कर सकता है। रिफाइनरीज चलती रहेंगी, दे विल कीप पंपिंग ऑयल, और रिफाइंड फ्यूल ग्लोबल मार्केट्स को सप्लाई किया जा सकता है। यूरोप ऑलरेडी रिफाइंड प्रोडक्ट्स पर काफी डिपेंड करता जा रहा है, रशिया से डायरेक्ट क्रूड इंपोर्ट्स कम होने के बाद। यूरोप को डीजल और एविएशन फ्यूल की जरूरत भी अब उतनी ही है, और इस गैप को पार्शियली भारतीय रिफाइनरीज फिल कर रही है, जैसा मैंने कहा आपको। इस पूरे प्रोसेस ने भारत को ग्लोबल एनर्जी सिस्टम में एक स्टेबिलाइजिंग रोल दे दिया है। अब इस इक्वेशन में एक और मेजर प्लेयर को ऐड कीजिए, चीन। चाइना के पास दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है। यह रिजर्व स्पेसिफिकली सप्लाई डिसरप्शन को मैनेज करने के लिए बनाया गया था। अगर ग्लोबल मार्केट में क्राइसिस आता है, तो चीन टेम्पररीली अपने रिजर्व से ऑयल ड्रॉ कर सकता है। इससे ग्लोबल डिमांड प्रेशर थोड़ा कम हो जाएगा। वरना आप सोचिए, चीन जैसा बायर अगर मार्केट में खरीदने जाए, तो वही सारा तेल पी जाए और भारत बचा कुचा पी जाए, तो दुनिया को क्या मिलेगा? बाबा जी का ठुल्लू। इसीलिए चीन का स्ट्रेटेजिक रिजर्व यूज करना, इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। जब जब आप ब्रॉडर पिक्चर देखें दोस्तों, तो एक इंटरेस्टिंग पैटर्न उभर कर आता है। रशिया एक मेजर एनर्जी प्रोड्यूसर है। इंडिया एक मेजर रिफाइनिंग हब बन रहा है। चीन के पास मैसिव रिजर्व्स और फाइनेंशियल पावर है। ये तीनों कंट्रीज मिलकर ग्लोबल एनर्जी फ्लोस का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन इन्फ्लुएंस करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये फॉर्मली एक कार्टेल बन गया है। इसका मतलब ये है कि उनका कंबाइंड इकोनॉमिक वेट ग्लोबल एनर्जी मार्केट में इग्नोर नहीं किया जा सकता। चाइना, रशिया एंड इंडिया हैव बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्यू टू ऑल द जियोपॉलिटिकल इश्यूज गोइंग ऑन। पिछले कई दशकों तक ग्लोबल ऑयल सिस्टम कुछ लिमिटेड एक्टर्स के अराउंड रिवॉल्व करता था। मेजर वेस्टर्न ऑयल कंपनीज, मिडल ईस्ट प्रोड्यूसर्स और वेस्टर्न फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। लेकिन आज ग्लोबल एनर्जी लैंडस्केप ग्रेजुअली मल्टीपोलर हो गया है। ट्रेड रूट्स चेंज हो रहे हैं, एनर्जी फ्लोस डाइवर्सिफाई हो रहे हैं, और एशिया में नए हब्स उभर रहे हैं। भारत का राइज एज अ रिफाइनिंग पावर हाउस इसी ट्रांसफॉर्मेशन का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। यूरोप के लिए भारत एक रिलायबल सप्लायर बन सकता है। रशिया के लिए भारत एक लार्ज मार्केट बन सकता है। यूएस के लिए एक भारत एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, जिसका स्टेबल रहना इंडो पैसिफिक बैलेंस के लिए इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ग्लोबल साउथ के लिए भारत एक एग्जाम्पल है कि कैसे स्ट्रेटेजिक इंफ्रा इन्वेस्टमेंट किसी कंट्री को जियोपॉलिटिकल लेवरेज दे सकते हैं। एनर्जी सिक्योरिटी हमेशा से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एक सेंट्रल फैक्टर रहा है, और जो कंट्रीज एनर्जी फ्लोस को इन्फ्लुएंस करती हैं, उनका ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर पर भी इंपैक्ट पड़ता है। आज हम सिर्फ ऑयल ट्रेड के शिफ्ट होने को नहीं देख रहे हैं। टुडे व्हाट वी आर सीइंग इज ग्लोबल एनर्जी ज्योग्राफी के ट्रांसफॉर्मेशन को हम विटनेस कर रहे हैं।
और इस नई एनर्जी ज्योग्राफी में दोस्तों भारत का रोल पहले से कहीं ज्यादा सेंट्रलाइज हो गया है। बहुत ज्यादा सेंटर और केंद्र बिंदु बन चुके हैं। और यह भी हो सकता है शायद कि आने वाले समय में अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे चोक पॉइंट पर कोई मेजर डिस्ट्रप्शन हुआ तो दुनिया को स्टेबिलिटी सिर्फ ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज से नहीं मिले, बल्कि भारत जैसे देशों से मिले जो ऑयल को प्रोसेस करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और ग्लोबल सप्लाई चेन को चलाते हैं। एंड दैट इज वेयर भारत कीप्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोजिशन। दोस्तों यहीं पर आज का सेशन हम अंत करते हैं। उम्मीद है आपको यह सेशन इंटरेस्टिंग लगा होगा। प्लीज लाइक एंड कमेंट एंड लेट अस नो व्हाट यू लाइक्ड अबाउट दिस वीडियो। अगर इसमें कुछ लर्निंग है आपके लिए तो प्लीज कमेंट कीजिए। यहीं पर हम आज का सेशन अंत करते हैं दोस्तों। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। जय हिंद, भारत माता की जय।